Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will be starting our topic 9 which is mechanical properties of solids. ठीक है, तो पहले समझते हैं इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। मान लो किसी बॉडी पर तुमने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तुमने उसे खींचा। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाती है जैसे ही वो फोर्स हटे उसके ऊपर से। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रीगेन, जो उसने खोया वो उसने पा लिया दोबारा, रीगेन इट्स ओरिजिनल size and shape when the applied force is removed। ठीक है, जैसे ही तुमने उस फोर्स को हटाया उस बॉडी ने वापस से अपनी वही साइज एंड शेप को पा लिया। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो अब देखते हैं प्लास्टिसिटी किसे बोलते हैं। फिर प्लास्टिसिटी, मान लो तुमने जब फोर्स हटाया उसके बाद उस बॉडी ने वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन नहीं किया, उस बॉडी के अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई, उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब जानते हैं स्ट्रेस किसे बोलते हैं। स्ट्रेस होता है अगर कोई बॉडी के ऊपर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो। मान लो मैंने इसको ऐसे खींचने की कोशिश की तो ये बॉडी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा होगा, वो जो मैं फोर्स लगा के इसे खींचने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो इस खींचने को रोक रहा होगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इसका ये मान लो ये क्रॉस सेक्शन था, इसके एरिया को जो अंदर की तरफ खींच रहा है ना, पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू deforming force, a restoring force is developed। है ना। मान लो ये एक सिलेंडर था, अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया, इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये बॉडी अपने ही अंदर एक फोर्स F फिर से लगाएगी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और ये F और ये F इक्वल होंगे बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मान लो ये अगर F1 है तो ये F2 है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो दिस रिस्टोरिंग फोर्स जो F2 है पर यूनिट एरिया, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, दिस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस। समझ गए। अब देखते हैं कि 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको समझते हैं होता क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो मैंने इस पेन को दोनों तरफ से खींचा, ठीक है, मान लो ये मेरा पेन था, मैंने इसे इधर से खींचा, इधर से खींचा, बाहर की तरफ खींचा, तो ये जो फोर्स था, फोर्स पर यूनिट एरिया टेंसाइल फोर्स हो गया। मान लो मैंने इस पेन को दोनों तरफ से दबाया कंप्रेस करने की कोशिश की, यही मेरा पेन, मैंने फिर से F फोर्स से इसको दबाने की कोशिश की, तो फिर से फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। एक में मैं खींच रही हूं, एक में मैं दबा रही हूं। ठीक है, इसी के साथ अब हम इसका इक्विवेलेंट स्ट्रेन भी समझते हैं। ये था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। फिर नल स्ट्रेन, मान लो मेरे पेन की लेंथ L थी, ये L लेंथ का पेन था, ठीक है, L लेंथ का पेन था, इस खिंचाई के कारण इसकी लेंथ अब बढ़ गई होगी थोड़ी सी, ठीक है, लेट से वो डेल्टा L बढ़ी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा चेंज इन लेंथ
विच इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखते हैं शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस, देखो यार, शियरिंग स्ट्रेस कब होता है? मान लो ये एक सिलेंडर था, ठीक है, मैंने एक फोर्स एफ ऊपर लगाया इधर और एक फोर्स एफ इधर लगाया, तो क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो ये सिलेंडर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये सिलेंडर ऐसा हो जाएगा इस फोर्स के कारण, है ना, ये टेढ़ा हो गया, पहले तो ऐसे सीधा था। मान लो इसकी लेंथ एल थी तो ये एल होगा, और ये मान लो कि जो चेंज हुआ है इसके अंदर ये तुम्हारा डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा थीटा। तो जो तुम्हारा शियरिंग स्ट्रेस होता है वो टेंजेंशियल टू तुम्हारा सरफेस लग रहा है, जो तुम्हारा टेंसाइल था वो तो हम परपेंडिकुलर लग रहा था ना, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तुम्हारा लग रहा है टेंजेंशियल, इसके टेंजेंशियल। तो force F in this case is tangential to your cross section। ठीक है, समझ गए अब इतना? अब देखो हमने समझ लिया स्ट्रेस क्या है, शियरिंग स्ट्रेस। अब इसी का इक्विवेलेंट स्ट्रेन, उसका नाम क्या होगा? शियरिंग स्ट्रेन। वो क्या है? शियरिंग स्ट्रेन इज जो ये डेल्टा एक्स हुआ है ना तुम्हारा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, दिस इज योर शियरिंग स्ट्रेन। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, तुम इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू देखो क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा डेल्टा एक्स, बेस तुम्हारी क्या है l, तो तुम इस चीज को इक्वल टू tan थीटा भी बोल सकते हो। और तुम्हें ये तो पता ही है कि tan थीटा इज थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो इन शेयरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स बाय एल इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। अब देखते हैं आखिरी और तीसरा स्ट्रेस का टाइप, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अभी तक तो जो तुमने सारे स्ट्रेस पढ़े वो किस में हो रहे हैं? सॉलिड्स में ही हो रहे हैं ना। ये देखो पेन को दबाना या फिर सिलेंडर को लेफ्ट राइट करना, ये सिर्फ सॉलिड्स में हो सकता है। अब देखते हैं लिक्विड, गैसेस और सॉलिड्स में और किस टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं। मान लो मैंने एक बॉडी जिसकी शेप लेट से ऐसी थी, इसको पानी में डुबा दिया, है ना, पानी अब इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा हर जगह से, है ना, जिसके कारण इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएगा इस फोर्स के कारण, है ना, इसकी शेप सेम रहेगी बट ये इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम विल रिड्यूस, हाउएवर शेप विल रिमेन सेम। तो अब ये बॉडी एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी पर यूनिट एरिया, उस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को हम बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, अब बताओ इसके इक्विवेलेंट एक स्ट्रेन भी होना चाहिए, उस स्ट्रेन का नाम होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वो किसके इक्वल होता है? पहले लेट से इसकी वॉल्यूम v थी, अब इसकी वॉल्यूम चेंज होगी, लेट से वो चेंज क्या था? डेल्टा v। तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। समझ के तीनों टाइप के स्ट्रेस और तीनों टाइप के स्ट्रेन को। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हुक्स लॉ। देखो हुक्स लॉ क्या बोलता है? पहली बात तो ये जानना हुक्स लॉ किस चीज के लिए वैलिड है। हुक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। ठीक है, ये वैलिड कब के लिए है? स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए। और हुक्स लॉ क्या बोलता है? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, समझ गए। और फिर क्या आता है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के, जो कांस्टेंट है, इनटू स्ट्रेन। ये जो के आया है इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे
स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। देखो यार, ये ग्राफ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट इसको समझना एक बार अच्छे से। देखो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ, वाई एक्सिस पे हो गया तुम्हारा स्ट्रेस, एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया तुम्हारा स्ट्रेन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ जब बनाया गया तो वो कुछ इस टाइप का आया। ठीक है, इन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं एक बार। ओ, जब तक ये इसके प्रोपोर्शनल था ए, फिर ये हो गया बी, लेट से ये पॉइंट हो गया सी, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया डी, और ये तुम्हारा फ्रैक्चर पॉइंट हो गया ई। अब देखते हैं, तुम ये देखो, ओ से लेकर ए तक, इन ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और तुम्हें ही पता है कि जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तभी तुम्हारा हुक्स लॉ वैलिड है। तो इस पूरे ग्राफ में हुक्स लॉ सिर्फ उसी पोर्शन के लिए वैलिड होता है जब तुम्हारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बचे हुए ग्राफ के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं बी पॉइंट के बारे में। बी पॉइंट जो है ना इस ग्राफ में, उसे हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, इसका मतलब क्या है? यहां पर देखो, तुम्हारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, है ना? बट जब बॉडी को तुम बी लेवल, बी क्वांटिटी के अमाउंट तक के स्ट्रेस पे लेकर जाओगे ना, तो भी जब तुम फोर्स को हटा दोगे उसके अंदर इतनी पावर बची होगी कि वो वापस रीगेन कर ले अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप को। ठीक है, समझ गए कि इस ए बी, जब तुम ए बी रीजन को देखोगे ना, इस ए बी रीजन के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के, बट फिर भी तुमने जब जो फोर्स लगाया था उसको तुम हटा दोगे, फिर भी बॉडी रीगेन कर लेगी अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप को। समझ गए? अब पॉइंट सी देखो, सी पॉइंट तुम्हारे यील्ड पॉइंट को भी क्रॉस कर रखा है। अब जो तुमने फोर्स लगाया था किसी बॉडी के ऊपर, तुम जब उसको हटा दोगे ना, तब उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी। उसके अंदर एक परमानेंट सेट, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। अब वो बॉडी प्लास्टिक बन चुकी है, अब वो इलास्टिक नहीं रही, क्योंकि तुमने फोर्स हटाया और उसने अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं एक्वायर करा। ठीक है, पॉइंट सी की इंपॉर्टेंस भी तुम समझ गए। अब देखते हैं पॉइंट डी क्या है। जो तुम्हारा डी पॉइंट है ना, इसके ऊपर जो तुम्हारा स्ट्रेस है उससे हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो यार, इस पॉइंट पे तुम देख रहे हो, जब तुम इसे क्रॉस कर गए हो, तुम्हारा स्ट्रेन मतलब जो चेंज आ रहा है, लेंथ तुम्हारी बढ़े ही जा रही है, चाहे तुमने स्ट्रेस को कम कर दिया है। देखो, इस पे जो वैल्यू थी और इसके बाद जो वैल्यू है स्ट्रेस की वो कम है, पर तुम्हारी स्ट्रेन बढ़े ही जा रहा है। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दैट इज, इसके बियॉन्ड अगर तुमने स्ट्रेस को कम भी कर दिया तो भी तुम्हारी बॉडी में एडिशनल स्ट्रेन होता रहेगा, मतलब उसकी शेप, लेंथ, ब्रेथ चेंज होती रहेगी। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ई, फाइनल पॉइंट ई को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। फिर देखो, अगर डी ई का डिस्टेंस, मान लो ये डी इतना है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है डी और ई के बीच में तो तुम्हारी बॉडी है डक्टाइल। अगर डी और ई के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब मान लो डी और ई, यहां पे डी होता और यहां पे ई होता, ये डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है तो तुम्हारी बॉडी है ब्रिटल। समझ गए? इस पोर्शन ना, इस वीडियो के इस पोर्शन को तुम दोबारा रिपीट करके देखना है, जहां से हमने हुक्स लॉ शुरू किया ना, कि कब वैलिड है, ये स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड है, इसके अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है,
कांस्टेंट उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर कैसे यील्ड पॉइंट की सिग्निफिकेंस है, क्या फ्रैक्चर पॉइंट की सिग्निफिकेंस है, क्या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ते हैं इस कांस्टेंट के बारे में। देखो यार, जैसे कि मैंने तुमको बताया के क्या था हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। अब जैसे हमने तीन टाइप के स्ट्रेन पढ़े थे, ऐसे ही 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले क्या पढ़ा था हमने? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये किसके इक्वल होता है? इसका नाम हमने दे रखा है यंग मॉडुलस। ठीक है, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? शियर स्ट्रेस के बारे में। तो दोबारा शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, इसको हमने क्या नाम दे रखा है? शियर मॉडुलस। बस सिंपल है ये तो, हर स्ट्रेस और उसी का स्ट्रेन। फिर हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन, इसको हमने नाम दे दिया बल्क मॉडुलस। इसे हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक है, देखो यार, एक जो हमारा बीच में हमारा जो एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होता ना, हमें लगता है कि बॉडी जितनी, हमें लगता है कि रबड़, जो अपना मिटोने वाला रबड़ होता है ना, हम बोलते हैं कि रबर बहुत ही इलास्टिक है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, याद रखना। इसके ऊपर मैं फिर से स्टार मार देती हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो बॉडी जितनी ज्यादा स्टिफ है, मतलब वेरी वेरी स्टिफ बॉडी, मीन्स वो बॉडी स्ट्रॉन्गली इलास्टिक है। ठीक है, वो बॉडी स्ट्रॉन्गली इलास्टिक है। जैसे कि स्टील, डायमंड, ये दोनों बहुत ज्यादा इलास्टिक है। तुम्हें लग रहा होगा एकदम खींच ही नहीं सकते। फिजिक्स में इलास्टिक का मतलब खींचने से नहीं है। फिजिक्स में इलास्टिक का मतलब है वो बॉडी वापस से अपनी शेप को पाले। ठीक है, इट इज द एबिलिटी, फिर से बोल रही हूं यार, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। इसका क्या मतलब नहीं है? इसका ये मतलब नहीं है कि हाउ मच इट स्ट्रेचेस, वो खिंच कितनी रही है। ठीक है, समझ गए अब तुम? अब एक बस इसको तुम सुन लो कि पॉइजन रेशियो क्या है, क्योंकि अगर इसने क्वेश्चन दे दिया तो यार अपन गलत नहीं करना चाहते, तो बस सुन लो क्या है पॉइजन रेशियो। क्या होती है? मान लो मैंने अपने हाथ में एक रबड़ ले लिया, अगर मैंने उस रबड़ को दबाया तो तुम इमेजिन कर पा रहे वो रबड़ चौड़ा भी होएगा, तो उसके अंदर एक लेटरल स्ट्रेस होगी और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी। समझ गए कि अगर मान लो उस रबड़ को फिर खींचा, तो खींचने के कारण वो रबड़ पतला भी हो जाएगा, है ना। मान लो ये अपना रबड़ था, मैंने इसको बाहर की तरफ खींच दिया तो ये रबड़ पतला हो जाएगा। इस वाले स्ट्रेस को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और इस वाले स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो इसके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, तो पॉइजन ने बोला कि जब कोई बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट्स के अंदर होती है, विद इन इलास्टिक लिमिट, तो जो तुम्हारा लेटरल स्ट्रेन होगा ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसने ठीक है, तो हम इमेजिन भी कर पा रहे हैं ना कि अगर मैं बाहर की तरफ खींचूंगी तो पतली होएगी, अगर मैं अंदर की तरफ दबाऊंगी तो वो मोटी होएगी रबड़। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के इक्वल है। बट पॉइजन रेशियो क्या है? रेशियो, पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, बस ये याद रखना कि आप तो पूछ ले तुमसे कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजन रेशियो, इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन या फिर लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो तुमको किस पे टिक लगाना है? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आए हुए थे। ठीक है, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में 2019 में क्वेश्चन आया था। देखो ये उसी ग्राफ के ऊपर है जो मैं तुमको बोल रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, उस पार्ट को दोबारा देखना। ठीक है, द हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर only proportional region of stress and strain curve, entire stress and strain curve, only elastic region of stress and strain curve, या फिर elastic as well as plastic region of stress and strain curve। हमने पढ़ा था हुक्स लॉ क्या बोल रहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये सिर्फ उसी पोर्शन के लिए वैलिड है। और तुमको ग्राफ याद है, देखो यार फिर से बना रही हूं, याद रखना इस ग्राफ में यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, हर चीज पे क्वेश्चन बन सकता है। हमने कैसा बनाया था, ऐसा, फिर ये आ गया था, फिर हमारा ये यहाँ पे हमारी चीज फ्रैक्चर हो गई थी, ये हमारा अल्टीमेट यील्ड, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, ये पॉइंट बी हमारा यील्ड पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट ए। और हमने बोला था कि जहां ओ ए, जहां पर तुम्हारा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, वहीं पर तुम्हारा हुक्स लॉ वैलिड है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज ओनली प्रोपोर्शनल रीजन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में हुक्स लॉ वैलिड है। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।